स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। आज वाला वीडियो मैंने सेम 1 एमएससी सेम 1 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, केमिस्ट्री वालों के लिए। हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शुरू की थी बच्चों, और आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अष्टफल के संकुलों के लिए, वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एंड नंबर 2 मैंने बताया था बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जैसे सपोज ये पेंटामीन कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो गया +2। तो जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं उनमें इनकमिंग लिगेंड एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, और जनरली इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं टेक प्लेस इन आइदर एसिडिक मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम, है ना। तो ये आप देखिए, ये आपका नोट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड की जगह कौन आ गया है, वाटर मॉलिक्यूल आ गया है ना, और क्लोराइड निकल गया है ना। सो इन एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन द इनकमिंग लिगेंड इज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड reaction generally take place either in acidic medium or in neutral medium. Whereas in base hydrolysis reaction, the incoming ligand is OH minus group. सेम मैं कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ कोबाल्ट का, तो आप देखिए कि इनकमिंग लिगेंड OH माइनस है ना, यानी क्लोराइड की जगह आपका आ गया OH माइनस ग्रुप, ओके, है ना, और क्लोराइड इसमें से निकल गया। सच टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम, साधारणतया क्षारीय माध्यम में होती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज दैट द बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इट इज अबाउट 10 to the power 6 times faster than the acid hydrolysis reaction. Faster than acid hydrolysis reaction. ओके, है ना, यानी कहने का मतलब कि जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। तो अब हम अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो हम ये कहेंगे कि बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म आपको पता है कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में केवल कॉम्प्लेक्स हिस्सा लेता है और उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। हेंस इट इज कंपैरेटिवली अ स्लो मैकेनिज्म, है ना, ये कंपैरेटिवली एक स्लो मैकेनिज्म है, और इसलिए हम ये कहेंगे कि जो बेस हाइड्रोलिसिस है उसमें SN1 मैकेनिज्म नहीं ऑपरेट होता। जबकि एसिड हाइड्रोलिसिस में आपने देखा हमने SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, और एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है उनके कौन कौन से प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं, कि कौन कौन से उनके मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो नंबर 1 हम लेंगे इसमें, एक तो SN2 मैकेनिज्म लेंगे, नंबर 2 लेंगे अपन SN1CB मैकेनिज्म, एंड नंबर 3 हम लेंगे आयन पेयर मैकेनिज्म। ओके, 3 तरह के मैकेनिज्म लेंगे। नंबर 1 SN2 मैकेनिज्म, नंबर 2 SN1CB मैकेनिज्म, एंड नंबर 3 इज द आयन पेयर मैकेनिज्म। ओके, SN1CB मीन्स हियर CB स्टैंड्स फॉर conjugate base mechanism. conjugate base mechanism, इसको मैं पूरे मैकेनिज्म में आपको क्लियर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे बहुत ही सिंपल जो हमारा है, एंड दैट इज द SN2 मैकेनिज्म। जो बात ध्यान रखने की है वो यहाँ पर यही है कि एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में इनकमिंग लिगेंड जो होता है वो वाटर होता है, और वो जनरली एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में होती है। जबकि जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में इनकमिंग लिगेंड OH माइनस ग्रुप होता है, और वो जनरली आपके बेसिक मीडियम में होती है। और जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, और इसीलिए हम उसमें SN1 मैकेनिज्म नहीं लेते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट मैकेनिज्म विच इज सपोज्ड फॉर बेस हाइड्रोलिसिस इज SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो हम सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको अच्छे से पता है, इन SN2 मैकेनिज्म इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, है ना, मैंने आपको बताया भी था क्लासेस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, है ना, बाय मॉलिक्यूलर। ओके, तो अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन, जो हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज है,
इनकमिंग लिगेंड हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। और आप देखो यहां पर हमारा पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या थी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, और ये इसके ऊपर ऐड कर जाएगा। SN2 मैकेनिज्म है, तो जो फर्स्ट जो स्टेप है ये स्लो होगी, और जो स्लो स्टेप है वो क्या होगी, आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, है ना, गति निर्धारक पद होगा। इसमें CONH3 5Cl OH इसके साथ जुड़ गया, देखिएगा। तो टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, देखिएगा, 3 में से -2 गया तो +1। और एक जो फास्ट स्टेप होगा इसमें से क्या निकल जाएगा बताइएगा, क्लोराइड निकल जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें आप देखेंगे कि Cl का रिप्लेसमेंट किससे हो गया है, हाइड्रोक्साइड से हो गया है। ओके, इस तरह से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2। ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज अगेन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि जो बीच में आपका ये बना है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, 5, 6 एंड 7। सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 7 एंड ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है ना। और आप यहां क्या देखेंगे कि दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था होती है। ओके, और उसमें फाइनली क्लोराइड वाला बॉन्ड ब्रेकअप होता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, तो यहां पर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसको देखिएगा, आप इसे इस तरह से भी डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। देखिए ये कोबाल्ट है, ओके, ये 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर्स हो गए हैं। ओके, आप 5 पर लगा दीजिएगा अमाइन ग्रुप सपोज, ठीक है, एक पर आपने लगा दिया क्लोराइड। SN1 मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो एंड हेंस अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री वाला ट्रांजिशन स्टेट, और जिसमें कि आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ गया हुआ है, कितना हो गया है, 7 हो गया है। यानी आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी देखेंगे जुड़ा हुआ, क्लोराइड भी देखेंगे, बाकी पोजीशन पर आपका NH3 ग्रुप है। देख रहे हैं बच्चों, ये अपने जनरल मैकेनिज्म में पढ़ा था अच्छे से। ओके, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि फास्ट स्टेप होगा, यहाँ ज्योमेट्री आप देख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, एक ऊपर और एक नीचे। और फास्ट स्टेप में आप फिर से क्या देखेंगे कि आपका ऑक्टाहेड्रल प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इसमें से क्लोराइड निकल चुका है, आप ये देखिए, और क्लोराइड की जगह आ गया OH ग्रुप। हियर अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट? तो आपको ये बात समझ में आ गई है क्या कि इन SN2 मैकेनिज्म दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेंगे? दिस इज द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द इनकमिंग लिगेंड हाइड्रोक्साइड, बेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक स्लो स्टेप है जिसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और फास्ट स्टेप में क्लोराइड वाला प्रोंग टूट जाता है और हमारे प्रोडक्ट में क्लोराइड की जगह हाइड्रोक्साइड आ सकता है। ओके, तो आप यहां देखेंगे, क्या नोट करेंगे कि जो रेट है वो डिपेंड्स करेगी ऑन बोथ द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस, है ना। आप ये नोट करो कि यहां पर जो स्लो स्टेप है उसमें कॉम्प्लेक्स हिस्सा ले रहा है, और कौन ले रहा है? हाइड्रोक्साइड। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड द बेस एडेड। सो इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, एक द्विपरमाणुक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 2 है। गॉट इट? तो ये एक प्रपोज मैकेनिज्म है फॉर द बेस हाइड्रोलिसिस। ओके, हमने कहा था कि SN1 मैकेनिज्म तो हमने रूल आउट कर दिया था कि वो नहीं होगा क्योंकि वो काफी स्लो है, तो हमने कहा कि SN2 मैकेनिज्म होगा। और अगर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो जो फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप, उसमें कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोक्साइड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसलिए हमने क्या कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हियर 2 मीन्स द रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स as well as on the concentration of the base, that is the hydroxide. Okay, लेकिन इस जो मैकेनिज्म की जो मेन लिमिटेशन है SN2 मैकेनिज्म की, वो क्या है? देखिएगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान से,
लिमिटेशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म ये है कि आप यहां देखेंगे कि आपका 7 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल रही है ना, दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, है ना। इसका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि किसी मेटल में जब आप 6 कोऑर्डिनेशन से 7 कोऑर्डिनेशन नंबर करोगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा और उनमें रिपल्शन होगा, राइट। और यही कारण है कि SN2 मैकेनिज्म की जो सबसे बड़ी कमी वो क्या है कि 7 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। ओके, सो नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट मैकेनिज्म एंड दैट इज द SN1CP मैकेनिज्म। आप बच्चों इस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनना क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल में मेंशन है ये वाला मैकेनिज्म एंड दैट इज द SN1CP मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने नाम बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। क्लियर है? बोलो, क्या वर्ड बोला मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ओके, तो इस मैकेनिज्म में आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, मैं सबसे पहले स्टेप 1 ले रही हूं, आप देखिएगा स्टेप्स इसकी। सबसे पहले मैं इसकी ले रही हूं स्टेप नंबर 1। आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, यहां पर आप देखेंगे इसके ऊपर +2 चार्ज आया, तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है और दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज अ फास्ट रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, ये जो अमीन ग्रुप है ना, ये क्या है? नॉन लिविंग ग्रुप है और क्लोराइड क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? एक अमीन में से हाइड्रोक्साइड H ले लेगा, राइट, और उसका करस्पॉन्डिंग अमीडो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। किस तरह से देखना, CONH3 5 है ना, देखो 5 की जगह मैंने कितना कर दिया 4 और एक में मैंने लिख दिया NH2, मतलब इसका H+ निकल चुका है। ओके, देख रहे हो आप इस बात को ध्यान से। तो अब यहाँ पे ये माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ? 3 में से 2 माइनस किया तो +1 एंड HOH बन गया। ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। क्या बताया मैंने कि जो नॉन लिविंग ग्रुप है, बात को कंसंट्रेट करो, जो नॉन लिविंग ग्रुप है उसकी एक हाइड्रोजन को OH- ले लेता है, राइट, तो जिससे वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग अमीडो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, और इस तरह से ये जो आपका है कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाएगा। ओके, तो यहां आप देखिए ये एक बेस है, ये क्या है? एक एसिड हुआ। क्यों? क्योंकि ये H देगा। ओके, तो इस एसिड का करस्पॉन्डिंग बेस क्या हुआ? ये हुआ ना, तो इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया ना। ये एसिड है, इसने H दिया OH को, है ना, तो ये इसका बन गया करस्पॉन्डिंग बेस। इसी तरह से ये जो बेस है इसका जो करस्पॉन्डिंग आप क्या देखेंगे एसिड, वो क्या हो गया? ये बेस 2, ये इसका करस्पॉन्डिंग एसिड हो गया क्योंकि ये इसके साथ इस तरह से है। सो दिस इज अ एसिड बेस पेयर। ये एक इसका एसिड हो गया, एसिड 2। ओके, तो कुल मिलाकर जो बात मैं कहना चाहूंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा कि SN1CP मैकेनिज्म यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है ना, ये क्या कॉन्जुगेट जो बेस मैकेनिज्म है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो नॉन लिविंग ग्रुप है, ध्यान से सुनना, नॉन लिविंग ग्रुप के पास एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान से अंडरलाइन करके लिखे, क्या कि जो आपका नॉन लिविंग ग्रुप है जो नहीं जा रहा वो नॉन लिविंग है, उसके ऊपर एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन थी इसलिए इसको दे दिया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा यह क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना, और इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, तो इसने इसको दिया और ये इसका कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? अमीडो कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि अमीन से का H निकल गई तो इसका करस्पॉन्डिंग अमीडो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप एक फास्ट स्टेप होती है। इस फास्ट स्टेप में जो आपका बेस होता है हाइड्रोक्साइड, वो NH3 से H+ लेकर के उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है
और इटसेल्फ जो होता है इस कॉम्प्लेक्स को बदल देता है इसके बेस में। तो इस तरह से एक एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाते हैं हमारे पास में दो, है ना। और ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, यहाँ पर ये अमीनो कॉम्प्लेक्स है जबकि ये अमीडो कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा है? अमीनो कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बोलो। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ भाई। बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना। तो हमने सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म पढ़ा, फिर अब हम ले रहे हैं SN1CB मैकेनिज्म, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है कि बेस जो नॉन लिविंग NH3 ग्रुप है उसे एक H आयन लेकर के उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ओके। और ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो देखिएगा इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ध्यान से, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लिखूंगी बताओ? ये इसका कंजुगेट बेस हुआ ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है ना ये, अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझ में आ रहा? बोलो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? जो प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट में आपका आ रहा है कॉन्जुगेट बेस एंड वाटर, और रिएक्टेंट में आपका आ रहा है कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस, है ना। मैं इसको बेस भी लिख सकती हूँ। तो आप क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस की क्या हुई वैल्यू? दैट इज K इंटू कॉम्प्लेक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अपॉन वाटर। क्लियर है? बोलो। ये हो गई हमारे किसकी? कंजुगेट बेस की वैल्यू आई है, ओके। अब आप देखिए जरा ध्यान से सेकंड स्टेप को देखिएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। इन द सेकंड स्टेप जो है, ये जो आपका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये जो आपका कंजुगेट बेस है, CO NH3 4 NH2 Cl plus it undergoes bond breaking step. It is a slow step, hence it is a rate determining step. गति निर्धारक पद होता है और ये अपना बंध इसका टूट जाएगा, और बंध टूटने पर जो लिविंग ग्रुप है Cl वो निकल गया है, देखिए आप, है ना। अब इस पे चार्ज कितना आ गया देखिएगा, ये +2 एंड क्लोराइड, ये आपका बन गया, है ना। तो आप यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ कि जो सेकंड स्टेप है वो स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसमें कॉन्जुगेट बेस का बॉन्ड टूट रहा है, ओके। और इसमें केवल एक ही हिस्सा ले रहा है कॉन्जुगेट बेस, और यही रीजन है कि हम इसको क्या कहते हैं? SN1CB मैकेनिज्म। क्यों? कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन हो रहा है और वो सिर्फ एक हिस्सा ले रहा है, यूनिमोलिकुलर है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ओके। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो थर्ड स्टेप होगी उसमें क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये जो आपका बना है दिस CO NH3 4 NH2 2+ है, वो ऊपर जो आपका निकला है ये HOH, इसके साथ में रिएक्शन करेगा। आप समझ ही गए होंगे व्हाट विल हैपन। ये जो H निकला था वो वापस इस पे चला जाएगा और OH इस तरह आ जाएगा, देखिएगा किस तरह से, CO NH3, अब एक इसके ऊपर H चला गया तो ये कितना हो गया? NH3 की 5 और OH माइनस। तो आप क्या नोट करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, इन द फाइनल प्रोडक्ट what you will observe that chloride is replaced by OH माइनस। कुछ सही है बोलो यहाँ तक, है ना। तो अब आप जो देखेंगे 3 स्टेप ध्यान से सुन लीजिएगा। SN1CB1 का फर्स्ट स्टेप, नॉन लिविंग ग्रुप सर, OH जो होगा वो एक H आयन को लेगा और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ये फास्ट रिएक्शन है, इसमें हमने कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन इस तरह से लिख लिया है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड स्टेप में जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है वो एक स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बॉन्ड डिसोसिएशन करेगा और क्लोराइड हट करके आपका ये बन जाएगा, ओके। थर्ड स्टेप में इसके ऊपर वापस से जो निकला था HOH वो फिर से लगेगा, देखो तो H इसको वापस चला गया और OH लग गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया जिसमें क्लोराइड इज रिप्लेस बाय हाइड्रोक्साइड, है ना। क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें कॉन्जुगेट बेस हिस्सा ले रहा है और इसीलिए जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है उसमें कॉन्जुगेट बेस काम में आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं SN1CB मैकेनिज्म। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसमें रेट क्या होगी। इसकी जो रेट होगी वो होगी सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग
दैट इज द के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। होगी या नहीं होगी बताइए? के एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो अब आप कॉन्जुगेट बेस की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से इसमें पुटअप करें। ओके, तो आप क्या देखेंगे? रेट इक्वल्स व्हाट? के, और ये कॉन्जुगेट बेस की पूरी इक्वेशन लिखें, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अपॉन वाटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? है ना। ये पूरी की पूरी सीपी की वैल्यू यहां रख दी। अब आप देखो यहां पर आप क्या नोट करेंगे कि ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। पूरा का पूरा मतलब के और वाटर, ये पूरा एक कांस्टेंट है जिसे मैं कहूंगी के सी बी। क्या कहूंगी? के फॉर कॉन्जुगेट बेस। तो आप फाइनली इस रेट एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रेट इक्वल्स व्हाट? के सी बी, है ना, ये सब के सी बी हो गया, इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यानी आप क्या नोट करेंगे कि जो रिएक्शन है वो एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। देखो आप, मैं थोड़े से बोर्ड को ऊपर कर देती हूँ बेटा, शायद थोड़ा छुप रहा है। अब आपको विजिबल है ना बेटा? आप क्या देखेंगे? फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ। जो रेट है वो केवल कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट बेस हियर, देन फाइनली ऑल दीज आर द कांस्टेंट के एंड वाटर। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं के सी बी। तो क्या रहेगा? के सी बी कॉम्प्लेक्स एंड OH। यानी कुल मिलाकर देखो, मैं यहां पर अच्छे से लिख देती हूँ। रेट के डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स and the concentration of base, that is hydroxide. So the order of reaction is 2. The rate depends on both the concentration of complex and base. जबकि जो सेकंड स्टेप है उसमें केवल एक ही हिस्सा ले रहा है, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? बोलो। तो ये तीनों स्टेप आप प्लीज अच्छे से दिमाग में क्लियर रखिएगा। और क्योंकि अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1CB मैकेनिज्म, है ना। तो आपको ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पढ़ाए थे, तभी आप एविडेंसेस को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आपके सिलेबस में ये अलग से पूरा मेंशन्ड है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1CB mechanism. Okay, so I will discuss all this in my next video. Okay, thank you so much.